स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से 27 की रेस से जुड़ी। योगी का 8 नए चेहरों से कनेक्ट होने वाला है। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें जो कि उत्तर प्रदेश से आई है। पीडीए की काट के लिए योगी कैबिनेट में विस्तार होने जा रहा है। 8 मंत्री शपथ लेंगे, इसमें 6 नए चेहरे हैं और बाकी 2 मंत्री जो हैं दरअसल उनका प्रमोशन किया जाएगा कुल मिलाकर के, यानी ये 8। इस विस्तार से सीधा संदेश देने की कोशिश है। हिंदुत्व के साथ जाति से जीत का प्लान है। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत शपथ लेंगे। हर रीजन से, हर क्षेत्र से इन्हें चुना गया है। संदेश साफ है, 27 के लिए हर रीजन और जाति दोनों को साधना है। भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी से आते हैं, जाट समुदाय से हैं। मनोज पांडे ब्राह्मण नेता हैं, अवध से आते हैं। कृष्णा पासवान, इनका भी नाम क्योंकि शामिल है तो बुंदेलखंड से प्रतिनिधित्व करती हैं, पासी समाज से ये आती हैं। सुरेंद्र वाल्मीकि हैं, समाज ये वाल्मीकि समाज से आते हैं। वहीं कैलाश राजपूत लोथ समाज से आते हैं। और बस थोड़ी देर में ये शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है, सीधा आपको लिए भी चलेंगे। लेकिन जातीय और क्षेत्र समीकरणों को साधने का प्लान है। और खबर यह भी है कि जो कुछ थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी फिर संगठन में विस्तार करके उस माध्यम से भी इसे पूरा किया जाएगा। तो थोड़ी देर में ये विस्तार और इसकी झलकियां भी सामने आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जैसा कि न्यूज़ 24 आपको बता रहा है, देखिए और बाकायदा देखिए कितना बड़ा स्टेक किस जाति के ऊपर लगा हुआ है। ऐसे में 8 विधायकों का ये मंत्री पद का शपथ लेना बहुत अहम हो जाता है। 2 जिनको की प्रमोशन मिलेगा, बाकी 6 ये नए मंत्री जो बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर के अभी अगर मैं आपको बताऊं तो पिछड़ा वर्ग के कुल मिलाकर के 22 हैं। पहले विस्तार के बाद जो कुल मिलाकर के पिछड़ा वर्ग से मंत्रियों की लिस्ट है पूरी, उसमें 22 पिछड़ा वर्ग से आते हैं। दलित समुदाय से संख्या हो जाती है 9 की। याद कीजिए पिछली बार अनिल कुमार जुड़े थे, ऐसे में ये संख्या 9 पर पहुंच गई। ब्राह्मण समुदाय से अभी 7 है और मनोज पांडे का नाम जुड़ने जा रहा है। राजपूत समाज से 6 है, अभी वैश्य समाज से 4 है, भूमिहार 2 है। ऐसे में सभी को साथ कर चलने का प्लान है। और जाहिर सी बात है, अभी जितना कुछ बीच में हुआ है, चाहे अभी हमने हालांकि 2 राज्यों के अगर खास करके असम और पश्चिम बंगाल की आप बात करें और जिस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा है, उसके बाद किन चीजों को ध्यान में रख करके योगी सरकार 27 की लड़ाई के लिए कील कांटे दुरुस्त कर रही है, इसको समझना बहुत अहम हो जाता है। और जब उत्तर प्रदेश की बात होती है तो ये सबसे बड़ी बात, स्टेक जो है वो पीडीए पर आकर टिक जाता है। पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इन सभी को साधना है। अल्पसंख्यक तो चलिए छोड़ दीजिए क्योंकि उस पर सीधा सीधा विपक्ष उनका दावा रहता है, लेकिन जो पिछड़ा है उनको और दलित कम्युनिटी, एससी, एसटी और ओबीसी, इनको साधने के प्लान पर योगी सरकार इस वक्त काम कर रही है। हालांकि अभी 6 से 8 महीने, ज्यादा से ज्यादा वक्त बस बचे हुए हैं। ऐसे में इस विस्तार से क्या हासिल होगा या कितना अचीव कर पाएगी उन गोल्स को जो कि योगी सरकार के ध्यान में है, ये देखना होगा। लेकिन देखिए वो नाम लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हंसराज विश्वकर्मा, कृष्णा पासवान, इसके अलावा सोमेंद्र तोमर, अजीत पाल, स्वतंत्र प्रभार जिनको सौंपा जाएगा। थोड़ी देर में झलकियां आएंगी। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे भी इसमें शामिल होंगे। मनोज पांडे के जरिए जो कुछ हमने देखा, यूजीसी के माध्यम से जो बिल आया और उस पर जो कुछ भी हुआ, एक विरोध देखने को मिला सवर्ण समाज के भीतर, उसको भी साधने की कोशिश होगी। और वो कितना उसमें सफल हो पाएंगे या फिर पिछले चुनाव के मुकाबले जो असम में और बंगाल में जो हमें नतीजे देखने के लिए मिला है, उसके बाद ये सब कुछ अपने आप में धरा का धरा रह जाएगा। मैं सीधा रुख करती हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अच्छा चलिए, मेरे सहयोगी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका रुख करूंगी। लेकिन पहले मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त इस बहुत गंभीर मुद्दे को समझने के लिए आप देख सकते हैं राजीव रंजन, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। और इसके अलावा बीजेपी से समीर सिंह जी, कांग्रेस से संजीव सिंह जी हमारे साथ हैं, फकरुल हसन चंद जी समाजवादी पार्टी से पक्ष रखने के लिए साथ है। अखिलेश यादव ने तंज भी कसा है, उस पर भी बात करेंगे। सुनील अर्कवंशी जी हैं, सुभाषपा से हमारे साथ हैं। एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए नफीस अंसारी हमारे साथ जुड़ेंगे और राजीव रंजन मेरे साथ स्टूडियो में। आप सभी का स्वागत है। पहले राजीव, मैं आप ही के पास आना चाहती हूँ, ज्यादा वक्त तो बचा नहीं है, जरा ये बताइए राजीव, सबसे पहले अब ये जो 6 नए मंत्री और 2 का प्रमोशन होगा, 6 से 8 महीने का वक्त बचा है, मतलब वाकई ये जो दिखावे होते हैं, ये इसको इसी प्रकार से कहना चाहिए, ये काम करता है क्या सरकार के पक्ष में कि जनता के मूड को चुनाव से पहले बदले या फिर जातीय समीकरण या क्षेत्रीय समीकरण सध पाए इनके माध्यम से?
राजीव, देखिए आशा, पहली बात तो यह है कि 403 विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, उसमें 54 मंत्री अभी काम कर रहे थे, 6 जगह खाली थी, 60 मंत्री हो सकते हैं। संविधान की जो व्यवस्था है और उसके हिसाब से कुल विधायकों की संख्या के 15% मंत्री बन सकते हैं। 6 सीटें खाली थी और पश्चिम बंगाल के चुनाव का इंतजार हो रहा था। पश्चिम बंगाल में तमाम वो लोग जो उत्तर प्रदेश की बीजेपी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगाए गए थे संगठन की तरफ से, और उसका इंतजार किया जा रहा था कि नतीजे आए तो फिर उत्तर प्रदेश में नए मंत्री बनाए जाए। मंत्रिपरिषद में कुछ मंत्रालयों के फेरबदल की भी बात है। शाम तक वो भी पता चलेगा कि कुछ मंत्रियों को किस तरह का विभागों का फेरबदल भी होता है कि नहीं। लेकिन ये जो 6 नाम अभी तक आ रहे हैं, इनको क्षेत्रवार दृष्टि से भी देखिए, जातीय दृष्टि से भी देखिए और संतुलन की दृष्टि से भी देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने खागा की जो विधायक कृष्णा पासवान है, 3 बार की जीती हैं, दोआबा क्षेत्र की पहली विधायक होंगी जो मंत्री बनेगी। भूपेंद्र चौधरी उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जाट समुदाय से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। ऐसे नाम, अभी पूजा पाल का नाम बहुत चल रहा था, वो अभी नाम इसमें दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं वो शपथ ले, मुझे पता नहीं, पूजा पाल का बहुत चल रहा था नाम। तो ये जो नाम है, जो मनोज पांडे हैं, वो रायबरेली के ऊंचाहार से हैं, समाजवादी पार्टी छोड़ करके आए थे, वहाँ से वो विधायक रहे हैं, उनको मंत्री पद दिया जा रहा है। रायबरेली में, रायबरेली एक ऐसा जिला है उसमें बहुत सारे सीटों पर जो नेता हैं, चाहे दिनेश सिंह हो, चाहे अदिति सिंह हो, चाहे मनोज पांडे हो, ये दूसरी पार्टियों से पिछले विधानसभा चुनाव के बाद दूसरी पार्टियों से आए और उसमें दिनेश सिंह मंत्री हैं और अब मनोज पांडे को भी दिया जा रहा है। दिनेश सिंह कांग्रेस से गए थे, अदिति सिंह भी कांग्रेस से गई थी पहले। तो कुल मिला जुला के मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनावी मोड में ही रहती है। पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म होगा, अब भारतीय जनता पार्टी यूपी और पंजाब 2027 के जनवरी में ही इन दोनों प्रांतों के चुनाव का ऐलान होगा। अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस, पूरा सेंटर, केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश और पंजाब बनेगा। उसके लिए उन्होंने जो सीटें खाली थी, तमाम समीकरणों को साधते हुए उस पर मंत्री बनाने का फैसला किया, मुझे लगता है। ठीक है, लेकिन फिर वही सवाल रह जाता है आगे। मैं राजीव आपसे जरूर समझना चाहूंगी कि 6 से 8 महीने जब बचे हों, तब यानी ये मानकर चला जाए कि पार्टियां समझती हैं कि मुद्दों से ज्यादा चुनाव में यह हमारा समीकरण किस प्रकार का बैठ रहा है वो काम आता है, और उसी को साधने की कवायद यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन मेरे साथ इस वक्त मानस श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं और अंदर की भी तस्वीरें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। मानस, जरा एक चीज क्लियर कीजिए, अभी राजीव भी कह रहे थे पूजा पाल का नाम बड़ा चल रहा था, क्योंकि महिला आरक्षण और महिला सुरक्षा दोनों मुद्दों से सीधा सीधा एक कनेक्ट होगा अगर पूजा पाल का नाम आता है तो। क्या वो भी हैं शामिल? जी देखिए, जो सूची आई उसमें अभी पूजा पाल का कहीं नाम नहीं है। 6 नए चेहरे शामिल किए जा रहे हैं और 2 को प्रमोशन दिया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार की अगर आप सूची को देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा चर्चित नाम है वो मनोज पांडे का है, और दूसरा कि इसमें पीडीए की झलक आपको बिल्कुल साफ नजर आती है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि पीडीए से मुकाबला है, पीडीए से मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि 2024 में ये फॉर्मूला हिट हुआ था। तो ऐसे में मनोज पांडे का नाम, क्योंकि पीडीए में बीजेपी के लिए अल्पसंख्यक नहीं वो अगड़ा होता है, तो अगड़ी जाति के तौर पर मनोज पांडे का नाम है। मनोज पांडे जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की गई है। अखिलेश यादव लगातार तंज कसते थे कि आखिर क्या हुआ, उनका जो मंत्री बनने के लिए गए थे भारतीय जनता पार्टी ने उनको धोखा दे दिया, अब उनकी घर वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है, वो उनको धोखेबाज कह करके बुलाते थे। और तमाम मंचों पर उन्होंने ऐसा कहा भी। जब 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा था तो रायबरेली की धरती से ही अखिलेश यादव ने किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया था ये सभी जानते हैं, और वो सीधे सीधे मनोज पांडे को निशाने पर ले रहे थे। देखिए, मनोज पांडे किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी के ही साथ हुआ करते थे, लेकिन 2007 में जब मायावती ने दलित और ब्राह्मणों के गठजोड़ के बाद 3 दशक के बाद तकरीबन उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तो उस वक्त ब्राह्मणों का बड़ा योगदान था और उस वक्त ब्राह्मणों को लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत चर्चा होती थी। ठीक ऐसे वक्त में जब ब्राह्मण मतों की मारामारी थी, मनोज पांडे समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा बनकर के उभरे, और उसके बाद उनको जब 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो उनको उन्होंने अपनी कैबिनेट में जगह दी। जब विपक्ष में बैठे तो विधानसभा में मुख्य सचेतक बनवाया, लेकिन जब
2024 से पहले जब राज्यसभा चुनाव की बात आई, उस वक्त कुछ विधायकों ने पाला बदला और उसमें एक नाम मनोज पांडे का भी था, जिसके बाद से मनोज पांडे को लेकर के अखिलेश यादव अक्सर तंज कसा करते थे। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो चेहरे हैं, तो वो चेहरे कौन से? मनोज पांडे अगर ब्राह्मण है, और सब ब्राह्मण को लेकर के आप देख रहे उत्तर प्रदेश में कैसी सियासत चल रही है। पिछले मानसून सत्र से लेकर के और शीतकालीन सत्र के बीच में ठाकुर बनाम ब्राह्मणों की जो लड़ाई हुई, उसमें ये कहा गया कि ब्राह्मणों को अपमानित होना पड़ा क्योंकि ठाकुर विधायकों को नोटिस जारी नहीं हुई, लेकिन पंकज चौधरी जो यूपी बीजेपी के चीफ हैं, उन्होंने ब्राह्मणों विधायकों को नोटिस जारी करके कहा कि ये अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। उसके बाद से आप देखिए किस तरीके के आयोजन हो रहे हैं। मायावती ने कहा कि ब्राह्मणों को हमने सम्मान दिया, आप हमारे साथ आइए, हम आपको फिर से सत्ता में वापस लाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि ब्राह्मणों का तो सम्मान ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, सारे ब्राह्मण हमारे साथ आ जाए। आपको याद होगा बाटी चोखे का आयोजन यहाँ पर किया गया था समाजवादी पार्टी कार्यालय में, जो यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे है। राजभवन से वहां पर आयोजन किया गया था और कहा गया था कि ब्राह्मण सारे हमारे साथ आ जाए। कांग्रेस क्लेम कर रही कि जब से देश आजाद हुआ उत्तर प्रदेश में जब तक यही सरकार तो बात है, रही, सब क्लेम कर रहे हैं, तो ऐसे में एक मनोज पांडे का अतिरिक्त नाम जोड़ देंगे तो उससे क्या हासिल हो जाएगा? उससे क्या वो जो ब्राह्मणों के बीच, सवर्णों के बीच एक माइंडसेट तैयार करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से हो रही थी, वो बदल जाएगा? मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ, बड़ी खबर आ रही है, आपको रोकना पड़ रहा है मुझे। बड़ी खबर ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसको लेकर के तंज कसा है आज कैबिनेट विस्तार पर। शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है, ये देखिए क्या कह रहे हैं, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। ये देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह, किसकी ओर तंज है राजीव? ये देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह समय समय पर तंज करते रहते हैं, समय समय पर चर्चा में भी रहते हैं। उनके बेटे प्रतीक भूषण हैं, शायद उन्हें उम्मीद रही हो कि इस चुनाव के नतीजे, इस चुनाव की से पहले उनके बेटे को मंत्री बनाया जाए। उनके बेटे विधायक हैं, एक बेटा उनका सांसद है, तो शायद उनको निराशा हाथ लगी हो। इसमें जहां तक मैं लिस्ट में देख पा रहा हूं, कोई राजपूत तो मंत्री बना नहीं। ये कैलाश राजपूत हैं? नहीं, मैं राजपूत की बात कर रहा हूँ, मतलब ब्रजभूषण जिस समाज से आते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके बेटे को जो नहीं बनाया गया है, शायद उसकी नाराजगी या उस पर तंज हो। आप मानस से पूछे, ज्यादा डिटेल में बताएं। मानस है क्या? जरा मानस के पास चलते हैं। मानस, उनके बेटे को शामिल किया जाएगा ये उम्मीद उनको थी, लेकिन वो उम्मीद पूरी होती नजर नहीं आ रही, तो सीधा सीधा चुनौती देने के मूड में नजर आ रहे हैं क्या ब्रजभूषण शरण सिंह? ये भी हो सकता है क्या चुनाव के पहले उनका कोई स्टैंड सामने आ जाए? इस हद तक है क्या ये चुनौती? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से शपथ ग्रहण से ठीक पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और जिस तरीके से उन्होंने तंज कसा है, निश्चित तौर पर यह माना जा रहा था कि शायद जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा उत्तर प्रदेश में तो जरूर प्रतीक भूषण को जगह मिलेगी। और इस बात की चर्चा अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि ऐसे वक्त में जब तमाम दूसरी जातियों को शामिल किया जा रहा है, यानी ब्राह्मण को आपने शामिल किया, जाट बिरादरी को आपने जगह दी, दलित और ओबीसी को जगह दी, तो एक नाम ठाकुर बिरादरी से भी हो सकता था। और इसको लेकर के बहुत उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद वो नाम प्रतीक भूषण का होगा। लेकिन जब ऐन मौके तक जब उनके पास फोन नहीं आया, तो उसके बाद ये उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। और निश्चित तौर पर ब्रजभूषण सिंह जो बहुत प्रभावशाली है अयोध्या मंडल में, अगर उनके बेटे का नाम तमाम चर्चाओं के बाद भी नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको जरूर ऐसा लगा होगा कि शायद उनकी वो कद्र नहीं की गई इस सरकार में, इसलिए उन्होंने ये तंज कसा है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी कई मंचों पर वो इस तरीके की बातें कह चुके हैं जिसमें वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे। और देखिए, इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि 2024 से पहले भी जब हालात जब बिगड़ रहे थे और ब्रजभूषण सिंह पर कई तरीके के आरोप लग रहे थे, उस वक्त भी उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई थी, वो अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए नजर आए थे। तो ब्रजभूषण शरण सिंह एक ऐसे शख्स हैं जिनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है, वो पार्टी के मोहताज नहीं है, पार्टी के टिकट के मोहताज नहीं है, लेकिन एक लंबा जुड़ाव उनका रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही थी और इस बात की चर्चा भी थी कि अगर अगली जांच के कम से कम 2 नाम आएंगे तो उसमें एक नाम प्रतीक भूषण का जरूर हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। जो 6 नाम आए उसमें एक अगड़ा है। एक आप देख रहे हैं कि भूपेंद्र चौधरी, क्योंकि वो पुराने नेता है, मंत्रिमंडल में थे, मंत्रिमंडल से उनको संगठन में भेजा गया, संगठन से वापस मंत्रिमंडल में लाया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जाट बिरादरी का है, तो वो एक समीकरण है वहां पर। लेकिन बाकी जो आप नाम देखेंगे,
जो जिस राजपूत का आप जिक्र कर रही थी, दरअसल वो दलित बिरादरी से आते हैं, और जो दूसरे हंसराज विश्वकर्मा है वो पिछली बिरादरी से आते हैं। इस तरह से कमलेश पासवान वो दलित बिरादरी से आती है। तो जो नाम है उसमें दलित है, ओबीसी उनको ज्यादा तरजीह दी गई है, और एक अगड़ी जाति के तौर पर अगर देखा जाए तो मात्र एक नाम है, और वो नाम है मनोज पांडे का। तो ऐसे में ये सवाल उठना भी लाजमी था, और ठीक शपथ ग्रहण से ठीक पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस तरीके का पोस्ट किया, तो निश्चित तो फिर एक तौर पर और चीज बता दीजिए कि जो कोर कसर बाकी रह गई होगी उसको संगठन में विस्तार के साथ पूरा किया जाएगा, वहां पर संभावनाएं हैं इस नाराजगी को दूर करने की क्या, और वो अगर होगा तो किस प्रकार हो पाएगा? जी जी बिल्कुल, देखिए अब संगठन का मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, इसके बाद निश्चित तौर पर ये कहा जा रहा था कि अब संगठन का भी विस्तार होगा, क्योंकि संगठन का काम अभी बाकी है और बहुत लंबे समय से पेंडिंग है। चूंकि 5 राज्यों के चुनाव थे, लिहाजा वहां दूसरे जगहों पर व्यस्त थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और इस बार तो ऐसा इंतजाम किया गया पश्चिम बंगाल के चुनाव में कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से कार्यकर्ताओं को, जिनको पार्टी को लगा कि ये अच्छा काम कर सकते, उन सबकी ड्यूटी लगाई गई थी 3-3, 4-4 महीने पहले से। तो निश्चित तौर पर अभी संगठन का विस्तार हो सकता है कि नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाए, तो उनकी नाराजगी दूर भी की जाए, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो ये है कि सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, और उसमें चूंकि एक नाम छूट गया है प्रतीक भूषण का, जिसकी बहुत उम्मीद की जा रही थी। पूजा पाल का भी नाम बहुत चर्चा पे था। पूजा पाल को अक्सर भारतीय जनता पार्टी जब भी कभी अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो हम देखते हैं कि आमतौर पर पूजा पाल का बयान जो है वो जरूर हाईलाइट किया जाता है सरकार की जो तमाम एजेंसियां हैं उनकी तरफ से, या जो उनका जो सूचना विभाग है उसकी तरफ से जरूर किया जाता है। लेकिन अगर उनका नाम नहीं है तो निश्चित तौर पर यह भी हैरत की बात है। लेकिन प्रतीक भूषण का नाम का ना होना निश्चित तौर पर, एक प्रतीक भूषण, दूसरा पूजा पाल, और आज ही अखिलेश यादव ने तंज भी किया है कि मंत्रिमंडल में महिलाओं को आरक्षण की मांग, उनकी तरफ से ये उन्होंने मांग उठाई कि मंत्रिमंडल में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। तो जब आरक्षण की मांग को 33% आरक्षण की मांग को इतने पुरजोर तरीके से और बाकायदा विशेष सत्र बुला करके रखा गया, तो इसमें भी एक नाम जोड़ दिया जाता। समीर जी, यही करना था, क्योंकि ये तो विपक्ष भी हाईलाइट कर रहा है। और दूसरा सवाल मेरा आपसे, ये 6-8 महीने रह गए हैं, मतलब ये क्षेत्रीय समीकरण है, जातीय समीकरण, आप लोग भी ये समझते हैं क्या कि इसी सहारे सत्ता में आया जा सकता है? काम नहीं बोलता है, वो सब दिखावा, वो नंबर 2 हो जाता है, प्रथम होता है। क्षेत्रीय और जातीय समीकरण आप कैसे साध पाते हैं? नहीं आशा जी, 2 बातें कहूंगा। मैं राजीव जी के साथ अपने को संबद्ध करते हुए इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि 3:30 पर भी शपथ ग्रहण होगा, कौन राज्य मंत्री बनेगा, कौन कैबिनेट मंत्री बनेगा, वो आ जाए। लेकिन जो बात राजीव जी ने कही कि संवैधानिक रूप से 15% का कोटा है और 403 सीटों में 60 मंत्री बनते हैं, उसके तहत 6 सीटें खाली थी। उन 6 सीटों पर आज शपथ ग्रहण हो रहा है। 6 हमारे विधायकों को अवसर मिल रहा है। और आशा जी, लोकतंत्र में हर व्यक्ति काम करता है, तो वो विधायक बनने के लिए काम करता है, मंत्री बनने के लिए काम करता है, मुख्यमंत्री बनने के लिए काम करता है, और वो राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ता है। देखिए, 2 बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो चल रही है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, जिसके वो मुख्यमंत्री हैं, वो 2017 में बनी थी। 2022 में हमने दोबारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो सरकार बनाई माननीय योगी जी ने, वो इतिहास का एक पन्ना, एक अध्याय लिखा गया कि वर्षों बाद, 30 सालों 35 सालों बाद उत्तर प्रदेश में दोबारा किसी सरकार ने अपनी वापसी की है। तो वो माननीय मोदी जी का मार्गदर्शन में जो उत्तर प्रदेश की सरकार काम करती है योगी जी के नेतृत्व में, उस पूरी सरकार का एक तरह से डिलीवरी थी जो जनता के बीच में हमने काम करके दिया था। जनता सरकार के काम का मोहर लगाती है और सरकार का काम अच्छा है, जिसको लेके हम मैं एक चीज आपसे समझना चाहती हूँ। आप बंगाल ले लीजिए, आप असम ले लीजिए, SC, ST, OBC, ये तीनों ही हमने देखा, इन तीनों ही क्षेत्रों में दबदबा आप ही का नजर आया। बीजेपी बम बम बोली है इन तीनों ही क्षेत्र, चाहे असम की बात कर ले या फिर बंगाल की बात कर ले। तो पीडीए फॉर्मूला जो है वो तो दोनों राज्यों में साधते दिखे। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में आकर के वो समीकरण काम नहीं आते? अखिलेश यादव ने अपना पीडीए इतना मजबूत किया है कि पीडीए को ही साधना जरूरी है, इसे दिखाना भी जरूरी है। आशा जी, अखिलेश यादव पीडीए को जीते नहीं है, पीडीए का नारा देते हैं लोग, ये को जीती है। आप भारतीय जनता पार्टी के उदाहरण को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। कल शपथ ग्रहण में मंच पर जो मुख्यमंत्री बैठे थे, उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे?
आप देख लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, आप देखिए वो पीडीए को जीते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार पीडीए को जीती है, माननीय प्रधानमंत्री जी पीडीए को जीते हैं। ऐसे मैं कई उदाहरण दे सकता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार के, जिसमें हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अखिलेश जी सिर्फ वोट लेने के लिए नारा देते हैं, वो नारा उनका परिवारवादी पार्टी है, जिसमें वो अपने और डिंपल जी से बाहर नहीं निकलते हैं। इसी नाते उन्होंने महिला आरक्षण का विरोध किया। जब वो सरकार में आते हैं तो एक धर्म विशेष और एक जाति विशेष की सरकार होकर रह जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबकी सरकार होती है, और जिन नामों को आप चला रही हैं, अभी राजीव जी बहुत विस्तार से कह रहे थे। नहीं तो सबकी सरकार होती है तो अल्पसंख्यक को भी शामिल कर लेते। नहीं, राजीव जी अल्पसंख्यक है हमारे पास। दानिश आजाद बलिया के ही रहने वाले हैं। राजीव जी जिस क्षेत्र से आते हैं उसके बगल के रहने वाले हैं। दानिश आजाद हमारे सरकार के मंत्री है, अल्पसंख्यक भी है, ऐसा नहीं है आशा जी। हमको लगता है कहीं ना कहीं लोग भ्रम फैलाते हैं। और जो राजीव जी ने कहा, जिन नामों की चर्चा किया, आप देखेंगे तो कैलाश राजपूत कन्नौज से आते हैं, राजपूत समाज के नेता है। राजपूत समाज माने छत्री नहीं, लोधी राजपूत, जिस समाज के कभी कल्याण सिंह जी नेता रहे और हमने मुख्यमंत्री बनाया था, लोधी राजपूत समाज के नेता है और उनकी अपने समाज पर पकड़ है आस्था जी। उसके पहले भी हमने सरकार में मंत्री बनाया है। माने बरेली के हमारे आंवला के विधायक है धर्मपाल सिंह जी, वो भी हमारी सरकार में मंत्री है, वो लोधी समाज से आते हैं। कृष्णा पासवान 4 बार की विधायक है। कृष्णा पासवान जिनका नाम चला रहे, हंसराज विश्वकर्मा जिला अध्यक्ष रहे, हमारे सामान्य कार्यकर्ता रहे। भूपेन्द्र चौधरी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, जिनका नाम आप चला रहे। सुरेंद्र दिलेर अनुसूचित वर्ग के कार्यकर्ता है। मनोज पांडे जी रायबरेली से आते हैं, ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ता है। पहले भारतीय जनता पार्टी के वो चेयरमैन रहे। राजीव जी जिस बात की उल्लेख कर रहे थे, तो सबका साथ सबके विकास का जो नारा है, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और मैं विश्वास है हम आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में 2027 लड़ेंगे। और जिस प्रकार की डिलीवरी किया है हमने सरकार में रहते हुए, हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय समाजवादी पार्टी से फकरुल जी हमारे साथ है। फकरुल जी, ये आपके पीडीए को कमजोर करने वाली रणनीति 6 से 8 महीने इस पर कदम चलाया गया, इसे कैसे देख रहे हैं आप? ये जो नाम शामिल किए गए हैं, पहले तो मैं हमारे जो दल से लोग गए थे, जो धोखा देके गए थे, उनके लिए 2 लाइन बोल देता हूं कि जो धोखा देके गए हैं वो किसी के वफादार क्या होंगे, जो हमारे हो ना सके वो आपके क्या होंगे। जहां तक इनके मंत्रिमंडल विस्तार का सवाल है, तो ये मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पीडीए से डरे हुए, विचलित हैं, परेशान हैं। नहीं तो ये 6-7 महीने में ये मंत्री क्या कर लेंगे? कौन सी जादुई छड़ी लेके आए हैं जो 6-7 महीने में घुमाएंगे और उत्तर प्रदेश को बदल देंगे? आपने कहा कि जो ब्राह्मण मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, क्या वो ब्राह्मणों के मुद्दे पे बोलेंगे? 7 मंत्री हो गए अब तो ब्राह्मण, क्या अब भी वो मंत्री बोलेंगे उन मुद्दों पे? 22 मंत्री हो गए ओबीसी के, आपने कहा, तो क्या 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पे ये 22 मंत्री अब बोलेंगे? जो उत्तर प्रदेश में लगातार ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है, ओबीसी की जो हमारी बहनें हैं, विश्वकर्मा बहन, उत्कृष्टा बहन, जिनके साथ नाइंसाफी हुई, क्या ये मंत्रियों के हो रहा है? नए मंत्रियों को शुभकामनाएं। और मंत्री बनने के बाद आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाएं हैं, आदरणीय मोदी जी यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, वो गरीब तक पहुंचाना है, गरीबों को लाभ मिले, जिसका खुशहाली मिले। जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन, उसको जमीनी स्तर पर हकीकत के रूप में उसको परिवर्तन करना, यानी गरीबों तक सभी योजनाएं का लाभ गरीब ले सके। स्वतंत्र देव सिंह को आप सुन रहे थे, यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। किस तरीके से समीकरण साधे गए हैं, गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, वो सरकार का खाका पेश करते हुए आगे बढ़ने से पहले नजर